नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है इन्फ्लेशन। पिछले 3 लेक्चर से हम इन्फ्लेशन को पढ़ रहे थे। उसका कुछ हिस्सा हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया, बचा हुआ हिस्सा इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने देखा क्या था इन्फ्लेशन के अंदर। तो गाइस, अभी तक हमने देखा कि इन्फ्लेशन होता क्या है। हमने ये समझा था कि जनरल राइज इन प्राइस, कीमतों की कीमतें बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन है। फिर हमने ये समझा था कि इन्फ्लेशन के टाइप्स कौन से थे। उसके अलग अलग टाइप्स हमने देखे थे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है। फिर हमने वॉकिंग, क्रिपिंग, रनिंग, गैलोपिंग, ये अलग अलग उसके टाइप्स भी देखे थे वहां पे। फिर हमने समझा था कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है। हमने ये देखा था कि WPI, CPI, ये इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए मैकेनिज्म्स डेवलप किए गए। उसके अलावा PPI एक अंडर डेवलप मैकेनिज्म है। देन GDP डिफ्लेटर को भी हम इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन हमने देखा था कि देयर इज हाउसिंग इन्फ्लेशन आल्सो। NHB के द्वारा जो हाउसिंग इन्फ्लेशन निकाला जाता है, RBI के द्वारा भी हाउसिंग इन्फ्लेशन निकाला जाता है। तो हमने इन्फ्लेशन को काउंट करने के अलग अलग तरीके देख लिए थे वहां। हमने लास्ट लेक्चर में प्राइमरली देखा था कि इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनटू द इन्फ्लेशन चैप्टर, दैट कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। हमने देखा था डिमांड साइड इन्फ्लेशन एंड सप्लाई साइड इन्फ्लेशन के ऐसे फैक्टर जिनके कारण सप्लाई साइड में कुछ गड़बड़ी होती है और वहां से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ऐसे फैक्टर जिनके कारण डिमांड साइड में कुछ गड़बड़ी होती है और वहां से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो हमने देखा उनको, जो सप्लाई साइड में इन्फ्लेशन होता था हमने उसको कहा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जो डिमांड साइड से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था हमने कहा उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल। कॉस्ट पुश के अंदर सप्लाई, हमने ये देखा था कि सप्लाई साइड में डिसरप्शन होने के बाद जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे भूकंप आ गया, सप्लाई साइड में डिसरप्शन, इन्फ्लेशन हो गया। वेजेस ने वर्कर्स और एम्प्लॉइज ने सैलरीज हाइक मांग ली, वेजेस हाइक मांग ली, उसके कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ गई तो इन्फ्लेशन हो गया वहां पे। एक्सपोर्ट बढ़ गया तो इंडिया में सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन थे, बहुत सारे देखे थे, ये एग्जांपल है कुछ। फिर हमने डिमांड साइड की भी इन्फ्लेशन देखे थे कि डिमांड साइड में भी गड़बड़ हो रही है। बेसिकली डिमांड साइड में हमने देखा था कि मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाता है। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन। अब ये मनी सप्लाई ये अलग अलग कारणों से बढ़ सकता है। जैसे सरकारी खर्चे बढ़ने से भी मनी सप्लाई हो रहा है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से भी मनी सप्लाई बढ़ रहा है ना। ब्लैक मनी बढ़ने से भी मनी सप्लाई बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से भी मनी सप्लाई बढ़ रहा है वहां पे। डेफिसिट फाइनेंसिंग से भी मनी सप्लाई बढ़ रहा है। तो हमने ये अलग अलग रीजंस देखे थे जिनके कारण पैसा बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, और पैसा बढ़ने से खर्चे बढ़ जाते हैं लोगों के, और खर्चे बढ़ जाने से इन्फ्लेशन हो रहा है वहां पे। सो दिस इज हाउ डिमांड साइड इन्फ्लेशन है। उसके अलावा हमने देखा था कि पॉपुलेशन है, कंज्यूमर बिहेवियर है, ये भी कुछ कारण है जिनके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट, अगेन एक्सपोर्ट बढ़ने से भी इन्फ्लेशन हो रहा है वहां पे, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। तो दिस इज हाउ वी लर्न अबाउट द डिफरेंट causes which lead to the demand into the market, higher demand into the market, and higher demand lead to the higher inflation into the market. तो इस तरीके से हमने इन्फ्लेशन के कुछ कॉजेस देखे थे। अब इन्फ्लेशन के हमने कॉजेस देख लिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग इन द इन्फ्लेशन चैप्टर इज इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इफेक्ट कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि इज इन्फ्लेशन बैड फॉर एवरीवन। सब लोगों के लिए इन्फ्लेशन बुरा होता है क्या वहां पे, है ना। तो हम नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन इज बैड फॉर एवरीवन। जैसे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं मानता कि इन्फ्लेशन एकदम बुरी चीज है। अगर 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन है इंडिया में तो वो अच्छी चीज है, वो गुड इन्फ्लेशन है, गुड। उसके नीचे अगर प्राइसेस है, निगेटिव इन्फ्लेशन है, 2 के नीचे चलने के बाद निगेटिव इन्फ्लेशन चला जाएगा वहां पे फिर, और तो वो बुरी चीज है। और 6% के ऊपर हाई इन्फ्लेशन, वो भी बुरी चीज है। तो सारा इन्फ्लेशन बुरी चीज नहीं होती है। अब हमने क्यों कहा कि ये 2 से 6% गुड इन्फ्लेशन है, बिकॉज इट विल स्टिमुलेट ग्रोथ इनटू द इकोनॉमी। ये क्या करेगा, इतना इन्फ्लेशन, इट विल स्टिमुलेट ग्रोथ।
इकोनॉमी के अंदर। कैसे? ये प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करेगा, इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन है उनको इंसेंटिवाइज करे। मतलब क्या कि कोई भी प्रोड्यूसर होता है ना, तो प्रोड्यूसर को दो तरीके से मुनाफा होगा। एक, प्रोडक्शन बढ़ाने से मुनाफा होगा, प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी जब डिमांड ज्यादा होगी, प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी जब डिमांड ज्यादा होगी। और दूसरा जो फायदा होगा वो होगा प्राइस बढ़ने से, ठीक है। और प्राइस बढ़ रही मतलब क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन। प्राइस बढ़ रही मतलब क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन। तो दिस इज हाउ प्रोड्यूसर विल बी बेनिफिटेड विद द इन्फ्लेशन आल्सो। लेकिन अगर ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो, अगर हद से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो, अगर हद से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो पीपल विल फाइंड अल्टरनेटिव एंड चीपर ऑप्शन फॉर द कॉस्टलियर प्रोडक्ट। कि मान लो आप एक पेन खरीद रहे हो, पेन अगर ज्यादा महंगा हो गया, मान लो 100 रुपए का पेन था, अब वो 150 रुपए में मिल रहा है आपको, काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, तो लोग पेन को यूज करना बंद कर देंगे और पेंसिल को यूज करेंगे, बिकॉज पेंसिल इज अ बेटर चीपर अल्टरनेटिव ऑप्शन कंपेयर टू द कॉस्टली पेन। तो लोग चीपर पेंसिल यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ये नेगेटिव इंपैक्ट होगा हायर इन्फ्लेशन का। अब लोग पेन को छोड़ के पेंसिल यूज करेंगे, मतलब पेन का प्रोडक्शन खत्म। पेन का प्रोडक्शन का मतलब खत्म, मतलब उतना प्रोडक्शन कम होने से ग्रोथ कम हो जाएगी, है ना। तो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन के इंपैक्ट जो है ना वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। टू हाई और टू लो इन्फ्लेशन इज हार्मफुल टू द इकोनॉमी, यही चीज हमने कही। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे 2 से 6 इज गुड, इसके नीचे इसके ऊपर हार्मफुल है। However, moderate value is good for the economy. 2 से 6 moderate हमारा है। In general, inflation is perceived differently by everyone depending upon the kind of asset they possess. अलग अलग तरीकों से इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे इन्फ्लेशन को। For someone with investment in real estate or stock commodity, inflation means the price of their assets and they are hiking. जैसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अगर कोई इन्वेस्टर है, मान लो मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, और अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, तो गोल्ड में जिसने इन्वेस्ट किया है उसके लिए तो फायदा है क्योंकि उसको हाई रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन जो गोल्ड परचेस करने के लिए जा रहा है उसका तो नुकसान है ना, क्योंकि अब उसको ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। फॉर दो हु पोजेस कैश, दे मे एडवर्सली इफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन एज द वैल्यू ऑफ देयर कैश इरोड्स। अब मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो मेरा फायदा है, लेकिन अगर मैंने कैश पैसा सेव करके रखा घर के अंदर, तब कैश है मतलब करेंसी, करेंसी की वैल्यू गिरती जाएगी ना जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, बिकॉज विद द हायर इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर विल बी रिड्यूस्ड। ये चीज सिखाई है मैंने कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा परचेसिंग पावर गिरती जाएगी। अब आपके हाथ में कैश है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब आपकी जो कैश है उसकी परचेसिंग पावर मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही मतलब नुकसान हो रहा है। तो यही चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, दैट इन्फ्लेशन हैव मल्टीपल इफेक्ट्स इनटू द इकोनॉमी एंड डिपेंडिंग अपॉन ऑन योर एसेट, आप क्या कर रहे हो वहां पे, इन्फ्लेशन को अलग अलग तरीके से देख रहे हो वहां पे। तो वी कैन से इन्फ्लेशन इज नॉट बैड फॉर एवरीवन एंड इट्स नॉट गुड फॉर एवरीवन आल्सो। तो इट डिपेंड ऑन द एसेट यू आर कैरिंग, दीज आर इफेक्ट्स। Why moderate rate of inflation is good for economy? यही चीज फिर से एक्सप्लेन की यहाँ पे, because it act as a stimulant for the economy by providing it some momentum. Stimulant, अभी चीज जो मैंने बताई थी, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि जब प्राइजेस बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन करने में मजा आएगा प्रोडक्शन को। When we start expecting price rise, we increase our spending in order to beat inflation and such this stimulate the growth in the economy, है ना। कि जैसे प्राइसेस बढ़ रही है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, हम स्टॉक करना शुरू कर देंगे। मान लो जैसे ओनियन, कांदा, जब ओनियन की प्राइसेस बढ़ना शुरू होता है ना तो लोग क्या करते हैं, ओनियन को परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं ना और ओनियन के प्राइस बढ़ जाएंगे। और ओनियन कैसा है, हम उसको, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है ओनियन की, मतलब उसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टोर किया जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि अभी सस्ते में मिल रहा है थोड़ा सा, पता नहीं कल जाके महंगा हो जाएगा तो अभी स्टॉक करके रखेंगे। तो क्या करेंगे लोग, स्टॉक करेंगे वहां पे, तो डिमांड बढ़ रही मार्केट के अंदर, है ना। As we start spending more, it would increase the profit for the businessman. अब businessman का profit हो रहा है वहां पे,
who then start hiring more people or raise the salary of the existing employee to expand करने के लिए वो salaries की income बढ़ा के उनको ज्यादा काम देंगे या फिर नए लोगों को hire करेंगे. तो in that way production बढ़ेगा वहां पे. All these in turn will help to grow economy. इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ जनरेट करेगा. ओके, सो दिस इज द रीजन जहां पे हम कह सकते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि मॉडरेट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर एन इकोनॉमी, जैसे 2 से 6% इंडिया में. ओके, नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब के इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एक इमेज थी, तो मैंने उस इमेज को यहाँ पे प्रेजेंट किया आपके सामने. इसके अलावा भी और भी कुछ इम्पैक्ट है, उन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा. जैसे डिक्लाइन इन कॉम्पिटिटिवनेस, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब ओवर हो गया, मतलब जैसे हमने कहा 2 से 6% इज गुड, ये 6% से ज्यादा है, तो इससे कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस हो जाएगी. क्यों? कॉम्पिटिटिवनेस मीन्स व्हाट, कि जहां पे दो प्रोडक्ट्स सिमिलर प्राइस पे एक दूसरे से compete करेंगे इनटू द मार्केट, ये कॉम्पिटिटिवनेस है ना. जब दो प्रोडक्ट सिमिलर प्राइसेस पे compete कर रहे हैं एक दूसरे से, तभी मार्केट के अंदर ग्रो होती जाएगी, दिखेगी आपको, अदरवाइज नहीं होगी वहां पे. क्योंकि दोनों लोग क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा बेटर क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे. लेकिन जब इन्फ्लेशन होगा तब ये कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी, तब मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी. इट विल लीड टू द मोनोपोलाइज. तो जो प्रोडक्ट सस्टेन कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उनकी मोनोपोली सेटअप हो सकती है इकोनॉमी के अंदर. तो इट विल डिक्लाइन कॉम्पिटिटिवनेस इनटू द मार्केट. जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट्स महंगे होते जाएंगे, और जैसे प्रोडक्ट महंगे होते हैं ना, तो वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस खो देते हैं वहां पे. मतलब अब लोग उनको ज्यादा पसंद नहीं करेंगे जब कॉम्पिटिटिवनेस खो जाएंगे तो. ठीक है. देन फॉल इन द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स की वैल्यू कम हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज सेविंग्स इज मनी. सेविंग्स इज मनी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एफडी की है 10 लाख रुपए की. ठीक है. एफडी के ऊपर मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 10% और इन्फ्लेशन रेट है 5%, है ना. मान लो इन्फ्लेशन रेट बढ़ के 10% हो गया, तो मैंने 1 साल की एफडी की है, एफडी के अंदर 10 लाख रुपए डाले थे. अब जब इन्फ्लेशन बढ़ गया है 10% पे, ठीक है, तब इंपैक्ट क्या होगा. अब मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10% इंटरेस्ट कमा रहा हूं, मतलब 10 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो 11 लाख रुपए मैंने कमा लिए. जब 1 साल की मैच्योरिटी के बाद पैसा वापस मिलेगा तब 11 लाख रुपए मिलेंगे विद इंटरेस्ट. लेकिन इन्फ्लेशन रेट भी तो 10% है. तो जो गाड़ी लास्ट ईयर 10 लाख रुपए में मिल रही थी, 10% इन्फ्लेशन के बाद वही गाड़ी 11 लाख रुपए में मिल रही है. तो मैंने 1 साल पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट कमाने के बाद भी मैं सेम प्रोडक्ट खरीद रहा हूं जो 1 साल पहले खरीद रहा था, और मेरे पास 1 भी रुपया नहीं बच रहा है ना. दैट मीन्स मेरे सेविंग्स की वैल्यू गिर गई, है ना, परचेसिंग पावर कम हो गई पैसे की. तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ सेविंग्स इज द बिगेस्ट इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. तो ये क्या है, इन्फ्लेशन का एक इंपैक्ट है जीडीपी के ऊपर, सॉरी इकोनॉमी के ऊपर. तो फॉल इन रियल सेविंग. ठीक है. बूम इन इकोनॉमिक साइकिल्स. अब जब इन्फ्लेशन होगा, मॉडरेट इन्फ्लेशन, ठीक है, ये बूम कब होगा, जब इन्फ्लेशन मॉडरेट है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडरेट इन्फ्लेशन. जब इकोनॉमी के अंदर मॉडरेट इन्फ्लेशन होगा तो इट विल पुश द ग्रोथ. ये क्या करेंगे, ग्रोथ को पुश करेंगे, एंड यू विल कॉल इट एज अ बूम. जैसे इंडिया राइट नाउ इज गोइंग थ्रू ग्रोथ रेट, है ना. इंडिया में आज कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही कि इंडिया में 7.8% का ग्रोथ रेट है ये थर्ड क्वार्टर में. ठीक है, क्वार्टरली बता रहा हूं मैं. अगर ईयरली भी करेंगे हम तो 7% के अबो ही ग्रो करेंगे हम. 2023 की बात कर रहा हूं मैं अभी. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया इज ऑन द ग्रोथ पाथ, मतलब बूम है इकोनॉमिक साइकिल के अंदर, अभी तेजी दिखाई दे रही है हमको. देन पोटेंशियल फॉल इन इनकम ऑफ द पीपल ऑल्सो. ठीक है ना, कि मान लो 20,000 रुपए की मेरी सैलरी है. ठीक है, 20,000 रुपए की सैलरी है, उसके अंदर 15,000 रुपए का मैं खर्चा कर रहा हूँ, 5,000 रुपए की मैं सेविंग्स कर रहा हूँ, इस तरीके से 20,000 रुपए. अब पोटेंशियल फॉल इन रियल इनकम. अब 20,000 में ये इतना खर्चा कर सकता हूँ, है ना, कि 15,000 में मेरा हाउस रेंट,
घर का किराना, चाय दूध का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, सारी चीजें हो रही है यहाँ पे। 5,000 की सेविंग भी हो रही है। मान लो 20% का इन्फ्लेशन रेट है इकोनॉमी के अंदर, तो क्या ये सारे खर्चे इसी तरीके से रहेंगे? नहीं, अब मेरा 15,000 का खर्चा बढ़ जाएगा, मतलब तकरीबन 3,000 रुपए से बढ़ रहा है ना, तो मतलब मेरा टोटल खर्चा 18,000 रुपए हो रहा है, जबकि सेविंग्स 2,000 रुपए हो रही है बस वहां पे, है ना। तो दैट मीन्स मेरी पोटेंशियल इनकम कम हो गई ना वहां पे। जिस इनकम पे मैं पहले 15,000 का खर्चा करके 5,000 की सेविंग कर सकता था, सेम इनकम पे अब 18,000 का खर्चा हो रहा है, 2,000 की इनकम कम हो रही, जबकि पॉपुलेशन नहीं बढ़ी मेरे घर के अंदर, उतनी ही है। ना ही मेरे घर की जरूरतें बढ़ी है, घर की जरूरतें उतनी है, घर के अंदर के लोग उतने ही है, लेकिन फिर भी अब सैलरी कम पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है। तो दिस विल फॉल इन रियल इनकम। इसका मीनिंग क्या है कि मेरी रियल इनकम फॉल हो गई, है ना। उसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्या है? अनसर्टेनिटी एंड लेस इन्वेस्टमेंट। अनसर्टेनिटी या फिर लेस इन्वेस्टमेंट। जब भी हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर ज्यादा इन्फ्लेशन है, जब ज्यादा इन्फ्लेशन है तब ग्रोथ के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट होगा। इसके ऊपर ग्रोथ निगेटिव इंपैक्ट होगी। कैसे? इन्फ्लेशन अगर हद से ज्यादा है तब लोग अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज करना शुरू करेंगे। लोग दो चीजें करेंगे, पहला चीपर एंड अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढेंगे, दूसरा लोग सेविंग्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर कम करेंगे। एक्सपेंडिचर क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक है, वहां पे। तो ये तीन जनरल इंपैक्ट है नॉर्मल लाइफ के ऊपर, कि लोग चीपर ऑप्शन ढूंढना शुरू करेंगे, एक्सपेंडिचर कम करेंगे, सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे वहां पे। तो ये इंपैक्ट है। इससे हुआ क्या? इससे प्रोडक्शन के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन के ऊपर जब लोग चीपर प्रोडक्ट ढूंढेंगे तब जो कॉस्टली प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। जब लोग एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करेंगे तब मार्केट के अंदर डिमांड कम होगी वहां पे, है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। जब प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है तो ग्रोथ नेगेटिवली हैम्पर हो रही है। जब इन्फ्लेशन के कारण किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं दिखाई देगी ना, तो बाहर से कोई इन्वेस्टर क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। मान लो इंडिया के अंदर ग्रोथ कम हो रही है और हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो है ना बाहर का, वो इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर 10% की ग्रोथ है और इंडिया के अंदर 5% की ग्रोथ है, तो मैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करूंगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 10% की ग्रोथ है। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपए डालूंगा तो मुझे 110 रुपए मिलेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरी कमाई 10 रुपए होगी, जबकि इंडिया में 105 ही मिलेंगे। तो मैं क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करूं? मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा। तो इससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। जब ग्रोथ कम होती है तब इन्वेस्टमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होता है ना। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हम देयर आर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन के क्या है? इकोनॉमी के अंदर कॉस्ट है। ओके, इसके अलावा और क्या इम्पैक्ट्स हैं इकोनॉमी के अंदर? तो मल्टीपल इम्पैक्ट्स है। जैसे हम मैं बात करूंगा करेंसी की। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द करेंसी? तो वैल्यू ऑफ करेंसी गोज डाउन। वैल्यू ऑफ करेंसी गोज डाउन। जब इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो जाएगा इंडिया में, हायर इन्फ्लेशन लीड्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। दैट मींस परचेसिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी। अब इससे क्या हो जाएगा कि खर्चे बढ़ जाएंगी इकोनॉमी के अंदर। तो सबसे बुरा इंपैक्ट करेंसी के ऊपर होगा, निगेटिव इंपैक्ट। जब करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो सेविंग्स की भी वैल्यू कम हो रही है, सेविंग्स की भी वैल्यू कम हो जाएगी वहां पे। सो दैट्स अनदर इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो सबसे पहला इंपैक्ट करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट? तो इंटरेस्ट रेट आल्सो सफर। तो इंटरेस्ट रेट क्या होंगे? सॉरी, गिरेंगे नहीं, बढ़ेंगे। माइनस रेट, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे वहां पे? बढ़ जाएंगे। हमको बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी ना उस समय में, वो डियर मनी पॉलिसी होगी। डियर मनी पॉलिसी मतलब वहां पे कर्जा लेना महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई यही सोचे कि मार्केट में इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो मार्केट से पैसा कम करो। पैसा कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कर्जे महंगे हो जाएंगे, तो लोग कर्जे कम लेंगे। कर्जे कम लेने से डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन कम हो काबू में आएगा।
तो इसलिए आरबीआई डियर मनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे और इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। तो दैट मींस व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट इनटू द बैंक स्काई रॉकेटिंग, वो बढ़ रहेंगे वहां पे। तो ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंपैक्ट है, दैट इंटरेस्ट रेट आर राइजिंग। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वहां पे, एक हद से ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, तो प्रोडक्शन कैसा होगा? प्रोडक्शन डाउन होगा वहां पे, हद से ज्यादा इन्फ्लेशन है तो, ठीक है ना। अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। सी, यहाँ पे आपको सोच के आंसर करना है। अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया कि व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन ऑन बिजनेसमैन, ठीक है, सवाल क्या पूछा गया कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, what will be the impact of hyperinflation on businessman? अब आपको स्पेसिफिक पूछा गया हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में। अब हाइपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है बिजनेसमैन के ऊपर, ये इसके बारे में बात करें। अब हाइपर इन्फ्लेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि ये काफी ज्यादा इन्फ्लेशन होता है, शॉर्ट पीरियड में हो जाता है। अब बिजनेसमैन सफर करेगा ना भाई इस समय में, तो बिजनेसमैन का लॉस हो जाएगा वहां पे, तो बिजनेसमैन विल सफर लॉसेस। लेकिन यहीं पे अगर मैं मॉडरेट इन्फ्लेशन लिखूंगा तो व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ मॉडरेट इन्फ्लेशन ऑन बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन विल एंजॉय, हंसेगा, खुशियां मनाएगा, क्योंकि उसको फायदा हो जाएगा मॉडरेट इन्फ्लेशन से। तो इसी तरीके से आपको सवाल ढंग से पढ़ना है वहां पे। जब भी इम्पैक्ट के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, आपको देखना है कि सवाल कैसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं। बस ये नहीं देखना कि बिजनेसमैन के ऊपर इम्पैक्ट पूछ रहे हैं, नहीं, वो किस टाइप के इन्फ्लेशन का बिजनेसमैन के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या कर देते हैं, इस चीज को मिस कर देते हैं, सवाल ढंग से पढ़ते नहीं, बस रट्टा मार के चल जाते हैं कि प्रोडक्शन कम होने से बिजनेसमैन रोएगा। भाई वो ज्यादा इन्फ्लेशन की बात कर रहा है ना, अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो खुशी होगा। हमने कहा कि मॉडरेट इन्फ्लेशन एक्ट एज अ कैटलिस्ट और स्टिमुलेंट इनटू द इकोनॉमी, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है वो मॉडरेट इन्फ्लेशन। लेकिन अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन से ज्यादा है तब परेशानी हो जाएगी वहां पे। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी वहां पे, है ना, अगर हाइपर इन्फ्लेशन है तो हाइपर इन्फ्लेशन है, अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है तो इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ती हुई दिखेंगी, प्रोडक्शन घटती हुई दिखेगा, एम्प्लॉयमेंट वहां पे घटती हुई दिखेंगी। सो दीज आर इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द पर्संस। तो एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑन सैलरीड एम्प्लॉय, जो लोग सैलरी ले रहे हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, तो सैलरीड एम्प्लॉयड विल सफर, उनको लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके खर्चे बढ़ रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर इज गोज ऑन। क्यों? क्योंकि परचेसिंग पावर बढ़ गई है, इसलिए खर्चे बढ़ रहे हैं, सेविंग्स कम हो जाएगी उनकी, अगेन लॉस है लोगों का। तो सैलरीड एम्प्लॉयड, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसी रेट से सैलरी नहीं बढ़ती ना। मान लो इन्फ्लेशन जो होता है वो वीकली बेसिस पे काउंट करते हैं, मंथली बेसिस पे काउंट करते हैं। तो मई में आपका इन्फ्लेशन था 10%, जून में चला गया आपका 20%, कि सैलरी भी आपकी 10% से बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी ना वहां पे, एक महीने के अंतराल में, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो दैट्स व्हाई सैलरीड पर्सन विल सफर। यस, ओके। बैंक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? बैंक्स मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे क्रेडिटर, जो कर्ज दे रहा है, क्रेडिटर विल सफर। बैंक्स क्या करेंगे? सफर करेंगे, दे विल सफर लॉसेस। क्यों? क्योंकि भाई इन्फ्लेशन के समय में बैंक में जो पैसा वापस आ रहा है, जो भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं या फिर जो भी बैंक में लोन रिपेमेंट हो रहा है, वो सारा कैसा है? वो लो वैल्यू है ना। इन्फ्लेशन के कारण पैसे की वैल्यू क्या हो गई? लो हो गई वहां पे। तो इसके कारण उनको नुकसान है ना, क्योंकि जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो लो वैल्यू के डिपॉजिट्स है। अब मान लो कि एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, इन्फ्लेशन रिड्यूस कर दिया गया सरकार की मदद से, हो गया वहां पे कम, तो जो लो वैल्यू का पैसा उन्होंने लिया था, जब वापस करेंगे तब हाई वैल्यू का पैसा देंगे ना। इन्फ्लेशन कम मतलब पैसे की कीमत बढ़ गई, तो बैंक का नुकसान है वहां पे।
अगेन लोन रिपेमेंट, जब पिछले साल बैंक ने किसी को कर्जा दिया था तब उस कर्जे की वैल्यू ज्यादा थी, आज कर्जे की वैल्यू कम है। एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 1000 रुपीज है। अब ये 1000 रुपीज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दो चीजें कर सकती है, एक 1000 रुपीज से एक पेन खरीद सकती है, या फिर मतलब एसेट जनरेट करेगी कमोडिटी परचेस करके, या फिर उसी 1000 रुपीज से कर्जा दे सकती है, लोन। अब मानो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 10% पे लोन देना मैं चूज करूंगा, क्योंकि एक साल बाद 10% पैसा भी आएगा ना, तो 1100 रुपए मिलेंगे। पेन है 1000 रुपए का, 1000 रुपए की पेन की प्राइस है, तो 100 रुपए बचेंगे। यही सोच के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दे दिया। लेकिन एक साल के अंदर इन्फ्लेशन का भूत आ गया इकोनॉमी में। अभी इन्फ्लेशन की भूत काफी बड़ा था, तो 20% कर देते हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझने के लिए। अब एक बात बताओ, 20% इन्फ्लेशन से पेन की प्राइस हो जाएंगी 1200 रुपए। उसी साल जब ये लोन रिपेमेंट होगा तब 1100 रुपए वापस होंगे, है ना। अब आप बताओ 1100 रुपए से ये 1200 रुपए की वैल्यू वाला पेन खरीद सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। जबकि पहले 1000 रुपए से ये पेन खरीद सकते थे, लेकिन आज वही पेन 1100 रुपए से भी आप खरीद नहीं सकते हो। तो इससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉस हो गया ना। उनके पास जो पैसा आ रहा है वो लो वैल्यू का पैसा आ रहा है। इसलिए बैंक विल सफर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पीरियड बिकॉज द मनी दे आर रिसीविंग इज ऑफ लो वैल्यू। अगर बैंक सफर कर रही तो कौन खुश हो रहा है? डेटर, जो कर्ज ले रहे, जिन्होंने कर्ज लिया है, दे विल एंजॉय, खुश होंगे। क्यों खुश होगा भाई ये? क्योंकि दे विल बी बेनिफिटेड ड्यू टू द इन्फ्लेशन। उनको मजे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैंक से जो कर्जा लिया था वो हाई वैल्यू मनी था, जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी वही। लेकिन जब लौटा रहे तो वो लो वैल्यू मनी है आप, तो डेटर विल सफर, सॉरी एंजॉय एट दैट टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डेटर जो है ना वो एंजॉय कर रहा है। इन्वेस्टर, अगेन वही फंडा हमारा कि देखो कैसा इन्फ्लेशन है। अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो इफ देयर इज अ मॉडरेट इन्फ्लेशन इन्वेस्टर विल एंजॉय, क्योंकि मॉडरेट इन्फ्लेशन के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है तो इफ इन्फ्लेशन इज हाई मोर देन मॉडरेट, तब इन्वेस्टर विल सफर। इन्वेस्टर क्या होगा? सफर हो जाएगा वहां पे। इस तरीके से आपको इकोनॉमी के अंदर इंपैक्ट पूछे जाएंगे वहां पे कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या होगा। अब एक्सपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा इन्फ्लेशन का? तो एक्सपोर्ट के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट होगा ना, क्योंकि चीजें महंगी हो रही है। जब चीजें महंगी हो रही है तो सामने वाला क्यों मंगवाएगा भाई? हम लोग इंडिया में नहीं खरीदे तो इंडिया से बाहर से कौन मंगवाएगा? अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है तो ऑफ कोर्स, अगर हाई इन्फ्लेशन है तो एक्सपोर्ट विल बी रिड्यूस्ड इफ देयर इज अ हायर इन्फ्लेशन रेट इनटू द इंडिया। गवर्नमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? तो सरकार तो रोएगी भाई, क्योंकि सरकार के खर्चे बढ़ेंगे, सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सरकार की इनकम भी घटेगी, सरकार की इनकम घट जाएगी वहां पे, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग इंपैक्ट हो रहे हैं वहां पे। तो ये सारे इंपैक्ट आपको पता होने चाहिए। सो दीज आर डिफरेंट इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिफरेंट वेज टू कंटेन इन्फ्लेशन। ये लास्ट पार्ट है इन्फ्लेशन का, ठीक है, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है। क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कंटेन इन्फ्लेशन इन इंडिया। 2 से 6% के बीच में कंट्रोल करना है ना। सो वी कैन से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी विल हेल्प टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इंडिया. So Reserve Bank of India, India's central bank plays crucial role in controlling the inflation through their monetary policy. RBI adjusts the key interest rates such as repo rate to influence money supply into the economy. यही चीज हमने बार बार ये रिपीट हो रही है अभी यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगा? बाय एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स, जैसे रेपो रेट। रेपो रेट को कम ज्यादा करके बैंक के इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा किए जाएंगे, उससे मनी सप्लाई कम ज्यादा किया जाएगा। तो दिस इज योर मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी विल हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। ओके,
नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी हमने पढ़ा नहीं गाइस, फिस्कल पॉलिसी हम आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। अभी तक हमने मॉनेटरी पॉलिसी देखा था। मॉनेटरी पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब देश की सेंट्रल बैंक, है ना। जबकि फिस्कल पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करेगा? आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल पॉलिसी लाइक टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग टू मैनेज इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब कैसा होता है कि हर बार आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी ये जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा रिसेशन, डिप्रेशन, इकोनॉमी की ये ऐसे फेजेस है जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ लिमिटेशंस आती है, क्योंकि हर लोगों का बैंक के पास अकाउंट नहीं होता है और हर कोई बैंक में जाके कर्जा नहीं ले सकता है। इसलिए जब मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम किए जाएंगे तब हम देखेंगे कि मार्केट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो रहा है, लेकिन उतने इंपैक्ट से तो डिप्रेशन से बाहर निकाला नहीं जा सकता। इसीलिए फिस्कल पॉलिसी का सहारा लेंगे। नाउ फिस्कल पॉलिसी भी मॉनेटरी पॉलिसी की तरह ही ग्रोथ के लिए काम करती है। किसके लिए? ग्रोथ। और ग्रोथ कैसे होगी? प्राइस स्टेबिलिटी से, प्राइस स्टेबिलिटी। और प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करके होगी वहां पे। अब इसके लिए भारत सरकार जो है ना, सरकार के टैक्सेस मतलब सरकार की इनकम, सरकार के एक्सपेंडिचर और सरकार का डेट, इन तीन हथियारों से फिस्कल पॉलिसी के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करेगा। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या यूज कर रहे हैं? इंटरेस्ट रेट एंड रिजर्व्स, सीआरआर एसएलआर जैसे। तो रिजर्व्स, इंटरेस्ट रेट, इनको एडजस्ट करके मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जबकि फिस्कल पॉलिसी में सरकार की इनकम, सरकार के खर्चे, सरकार का डेट, इनको कंट्रोल करके, इनको एडजस्ट करके फिस्कल पॉलिसी के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव किया जा रहा है। कि मान लो इंडिया के अंदर अगर रिसेशन है तो सरकार क्या करेगी? फिस्कल पॉलिसी के अंदर सरकार खर्चे बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा। जस्ट लाइक कोविड के अंदर हम सबको पता है सरकार ने वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी, खाना फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया वहां पे। इसके कारण क्या हो गया? सरकार के खर्चे बढ़ गए, लेकिन इससे क्या हो गया? लोगों के पास इनकम बच गई, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा रहा। उसके कारण क्या हो गया? रिसेशन से बाहर निकलने में भारत को मदद हुई। कोविड के अंदर पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही थी, इंडिया में भी जा रहा था, लेकिन इंडिया के अंदर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हुए बिकॉज ऑफ हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनटू द इकोनॉमी। इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी जब फिस्कल पॉलिसी डिस्कस करेंगे तभी इसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है। एक पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई द्वारा रन करेंगे और जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट एक हथियार की तरह यूज करेंगे। जबकि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन की जाएगी। बजट इज योर फिस्कल पॉलिसी, बजट, ठीक है। तब उसके अंदर सरकार का खर्चा, सरकार की इनकम और सरकार का डेट, इनको हथियार बना के प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज योर फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, वहां पे अगर चीजें की कीमतें बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर, तो क्यों है? लोगों के पास पैसा ज्यादा है ना। अब लोगों के पास का पैसा कम करना है तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम कर दो, मतलब टैक्स वहां पे जो है ना उसको बढ़ा दो। क्या कर दो? टैक्सेस को बढ़ा दो। जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अब टैक्सेस मतलब सरकार की इनकम है, तो सरकार ने इनकम के सहारे से मार्केट के अंदर क्या कर दिया? मनी सप्लाई कम कर दिया, है ना। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद होगी। टेक अनदर एग्जांपल, रिसेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, रिसेशन के अंदर सरकार खर्चे बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी वहां पे। तो सरकार रिसेशन के अंदर एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी वहां पे, या फिर टैक्सेस को कम कर देगी। टैक्सेस लो करेगी तो लोगों के पास इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्चे करेंगे, खर्चे करेंगे तो रिसेशन से बाहर निकलने में मदद होगी। दिस इज योर फिस्कल पॉलिसी, है ना। सो फिस्कल पॉलिसी इज यूज
to control inflation in economy. Okay, so appropriate fiscal measures can help in curbing demand and controlling inflationary pressure. Higher taxes can reduce disposable income, curbing spending and inflation. ये फिस्कल पॉलिसी. उसके अलावा फूड प्राइस मैनेजमेंट, जैसे कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पीडीएस के अंदर. अब इन्फ्लेशन जो होता है ना, ये अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग इंपैक्ट करता है. ये चीज मैंने बताई थी. अगर मैं इकोनॉमिक क्लासेस के ऊपर ये बताऊंगा कि अमीर और गरीब, तो एक रिच पर्सन है और एक पुअर पर्सन है. तो पुअर पर्सन के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट है, हाई इंपैक्ट है. हाई इंपैक्ट कहां पे है? पुअर पर्सन के ऊपर, है ना. तो पुअर पर्सन के ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कम करने के लिए या फिर इन्फ्लेशन का बोझा कम करने के लिए भारत सरकार क्या करेगी? वहां पे फूड प्राइस मैनेजमेंट करवाएगी. रिच लोगों के लिए नहीं, गरीब लोगों के लिए. फॉर एग्जांपल पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. राशन दुकान होता है, सबको पता है कि राशन दुकान के अंदर सस्ते दामों में राशन मिलता है. अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लेकिन हर एक को मिलता है क्या? तो बिल्कुल नहीं. अलग अलग रंग के कार्ड होते हैं. जैसे व्हाइट कलर का कार्ड होता है एपीएल लोगों को, ऑरेंज कलर का कार्ड होता है बीपीएल लोगों को, येलो कलर का कार्ड होता है अंत्योदय लोगों को. तो अलग अलग रंग के कार्ड है. अब ये कार्ड जो है ना, अलग अलग प्राइजेस भी है. अगर आपके पास व्हाइट कार्ड है और आप राशन दुकान से खाना खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आपको मार्केट प्राइजेस देनी पड़ेगी. तो वहां पे आपको जो चावल है वो 20 रुपए किलो मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल. लेकिन यही चावल जो 20 रुपए किलो में आप व्हाइट कार्ड पे लेके आ रहे हो, सेम चावल उसी दुकान में ऑरेंज कार्ड वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, है ना. तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ऑरेंज कार्ड वाले, ये बीपीएल है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन, ये गरीब लोग है, पुअर है. इनके ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट काफी ज्यादा है. तो उस इंपैक्ट को कम करने के लिए, इन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए सरकार क्या करेगी? इनके लिए अलग से प्राइस रखेगी. लास्ट ईयर तक यहाँ पे 2 रुपए किलो तक ये राइस मिलता था, 2 रुपीज पर केजी. लेकिन अभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया वहां पे. ठीक है ना. तो दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हम देख रहे हैं कि फूड प्राइस मैनेजमेंट के द्वारा गरीबों के ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कम किया जा रहा है. मतलब गरीबों के लिए चीज फ्री, मतलब कि आप पहले तो 2 रुपए किलो थी, पहले सस्ती बोल सकते थे, अब तो फ्री ही है. ठीक है ना. तो गरीबों के लिए इन्फ्लेशन खत्म हो गया ना प्रोडक्ट्स के ऊपर. अब ये जो प्राइस है या फिर ये जो फ्री गुड्स है, ये सारी दुकानों पे मिलेगा क्या? नहीं, ये बस सरकारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सरकारी राशन दुकान में ही मिलेगा. तो दिस इज हाउ फूड प्राइस मैनेजमेंट विल हेल्प टू रिड्यूस बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन. कंटेन करने में मदद करेगा. ऑफ कोर्स सब लोगों को फायदा नहीं होगा, लेकिन गरीबों को तो होगा, जिनके ऊपर नेगेटिव का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है ना. इस तरीके से फूड प्राइस मैनेजमेंट. टेक अनदर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, जो फार्मर्स को दी जाती है. एमएसपी क्या होता है कि ये एक गारंटेड प्राइस होती है जो सरकार गारंटी करता है. कि मान लो मैं व्हीट उगा रहा हूं. जब मैं व्हीट उगा रहा हूं, तो ये हो सकता है कि मार्केट के अंदर जब मैं 3 महीने बाद व्हीट को बेचने के लिए जाऊंगा, तो प्राइजेस गिर जाएंगे मार्केट के अंदर, है ना. अब प्राइजेस गिरने से तो नुकसान हो जाएगा फार्मर का. तो इसलिए भारत सरकार सोइंग के पहले ही, मतलब बुआई करने से पहले ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर देगा. कि मान लो यहाँ पे एमएसपी डिक्लेयर की जाएगी 20 रुपए पर केजी. तो ये सरकार ने एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, डिफाइन कर दी, है ना. अगर मार्केट के अंदर जो व्हीट है वो 25 रुपए केजी बेचा जा रहा है, तो फार्मर मार्केट में बेचेगा. अगर मार्केट के अंदर प्राइसेस गिर गए, मानो 15 रुपए केजी में बेचा जा रहा है, तो मार्केट एमएसपी पे सरकार को बेचेगा, है ना. इस तरीके से एमएसपी विल हेल्प टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं एमएसपी. अनदर इज बफर स्टॉक. व्हाट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक क्या होता है गाइस? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक संस्था है जो भारत के अंदर बफर स्टॉक मेंटेन करती है फूड प्रोडक्ट्स में. नाफेड दूसरी एक संस्था है. ये संस्था क्या करती है? ये पल्सेस का बफर स्टॉक मेंटेन करेगी. तो पल्सेस हो गए, व्हीट राइस हो गए, फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो संस्था है, ये क्या कर रहे हैं? बफर स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं. व्हाट इज बफर स्टॉक? कि इनके पास बड़े बड़े गोदाम है, जो भी एक्सेस प्रोडक्शन होता है इन गोदाम के अंदर स्टोर करके रखते हैं. भारत सरकार इन अनाज को खरीदता है और इस गोदाम के अंदर स्टोर करेगी. मान लो नेक्स्ट ईयर बारिश नहीं होती है,
बारिश नहीं होने के कारण इंडिया में सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट होगा, और हमने कहा है, देखा है कि सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट होता है तब इन्फ्लेशन होता है। तो भारत सरकार क्या करेगी, सप्लाई मेंटेन करने के लिए इन गोदाम से सामान मार्केट में उतार देगी। गोदाम का सामान जब मार्केट में आएगा तब सप्लाई मेंटेन हो जाएगा और चीजों की प्राइसेस स्टेबल रहेंगी। तो दिस इज योर बफर स्टॉक ऑपरेशन, है ना। तो इस तरीके से बफर स्टॉक्स को मेंटेन करके भारत सरकार क्या कर सकती है, प्राइजेस के ऊपर कंट्रोल या फिर लगाम लगा सकते हैं वहां पे। द गवर्नमेंट मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज। आजकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो ऑयल्स का भी स्टॉक मेंटेन कर रही है। देयर आर 6 स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इनटू द इंडिया एट डिफरेंट लोकेशंस, जस्ट लाइक वाइजैक, देन आई थिंक बेंगलुरु, ठीक है ना। अलग अलग जगह पे क्या है, ऑयल के स्टॉक्स बनाए जा रहे जमीन के अंदर। जब भारत सरकार को सस्ते में ऑयल मिल रहा था बाहर की कंट्री से, तब भारत सरकार ने वो ऑयल के स्टॉक बना के रखे, ताकि इन केस ऑफ डिस्ट्रेस पीरियड, जब भारत के पास ऑयल कम होगा, तब इन ऑयल स्टॉक से, इन बफर स्टॉक से ऑयल निकाला जाएगा और इंडिया के अंदर सप्लाई मेंटेन करेंगे, स्टेबलाइज प्राइसेस। द क्रिएशन and release of these stocks can help to mitigate inflationary pressure. There is another price support scheme need to be rolled out effectively in all important cereals and pulses under the PSS. Central nodal agencies procure pulses oil seed with proactive role of state government where the steps taken are not encouraging. ठीक है। प्राइस सपोर्ट स्कीम्स क्या होती है, जैसे कि आपकी एमएसपी, दिस इज योर प्राइस सपोर्ट स्कीम, है ना। एमएसपी क्या आपकी एक प्राइस सपोर्ट स्कीम, या फिर एक स्कीम थी पीओटी, पोटैटो ओनियन एंड टोमेटो, ठीक है। तो पोटैटो ओनियन टोमेटो के लिए भी भारत सरकार ने ऐसी एक प्राइस सपोर्ट स्कीम चलवाई थी, जहां पे अगर इन प्रोडक्ट्स के दाम गिरेंगे, ठीक है, मान लो कि जैसे भारत सरकार ने कहा कि हम 200 रुपए केजी पोटैटो बेचेंगे, सपोर्ट स्कीम, ठीक है ना। तो पोटैटो के लिए 200 रुपए केजी प्राइस सपोर्ट डिक्लेयर की। अब मान लो मार्केट के अंदर 150 रुपए किलो पोटैटो मिल रहा है, ठीक है, 50 रुपए का गैप है ना दोनों प्राइसेस के अंदर, तब फार्मर 150 रुपए किलो मार्केट में बेच देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भारत सरकार ने तो 200 रुपए का वादा किया था ना, तो दोनों के बीच में 50 रुपए का गैप है। ये 50 रुपए भारत सरकार उस फार्मर को देगी उसके सेल्स के लिए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से प्राइस सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पे। तो क्यों, सरकार ने पहले 200 रुपए की गारंटी दी थी, अब मार्केट तो 150 रुपए में 150 रुपए ही दे रहा है, तो सरकार दे दे ऊपर का पैसा, तो सरकार दे रही है ना स्कीम के अंदर। दिस इज योर प्राइस सपोर्ट स्कीम। इस तरीके से प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर इन्फ्लेशन को, सॉरी, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद की जा सकती है। ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है, द गवर्नमेंट मैनेजेस द ट्रेड पॉलिसीज इंक्लूडिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी आप लोगों ने रिसेंटली, मतलब 2023 की बात कर रहा हूं मैं, कि सितंबर, शायद से सितंबर 2023 की बात कर रहा हूं, कि उस समय में भारत सरकार ने राइस एक्सपोर्ट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई राइस एक्सपोर्ट? सिंपल रीजन है, एक तो ग्लोबल सिनेरियो, दुनिया के अंदर जो है ना फूड सप्लाई चेन खराब हो रही, फूड प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा है, दुनिया के अंदर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर के कारण सप्लाई चेन के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, इसलिए फूड सप्लाई रिड्यूस हो रहा है, फूड प्रोडक्शन रिड्यूस नहीं हो रहा है। एक तो ग्लोबली फूड सप्लाई रिड्यूस हो रहा है, ऊपर से दूसरा कारण इंडिया के अंदर बारिश कम हुई इस साल, तो इससे भारत सरकार ये अंदाजा लगा रही कि नेक्स्ट ईयर इंडिया में प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो भारत को चीजें इंपोर्ट करने में मुश्किलें हो जाएगी। तो बेटर वे, जो हमारे पास अभी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको बचा के रखे, तो एक्सपोर्ट बैन कर दिया। एक्सपोर्ट बैन करने से क्या होगा कि इंडिया में एक्स्ट्रा अनाज सेव रहेगा, और इस अनाज को हम तब यूज करेंगे जब इंडिया में अनाज कम होगा, क्योंकि जब अनाज कम होगा तो सप्लाई शॉर्टेज है, सप्लाई शॉर्टेज मतलब इन्फ्लेशन है। इससे बचने के लिए अभी के लिए जमा करके रख रहे हैं आप लोग। तो ट्रेड पॉलिसीज, I'm talking about trade policies. Restrictions on certain import and export may impose stabilized domestic market. Okay. Next is anti-hoarding. Anti-hoarding means what? Hoarding means jamakhori.
there is a law known as Essentials Commodity Act 1955 which prohibit hoarding. ये होर्डिंग को प्रोहिबिट करता है। अभी क्या हो गया था कुछ सालों पहले कि तुअर दाल, जो तुअर दाल थी ना, उसकी प्राइसेस 200 रुपए पर केजी हो गई थी, जबकि उस साल में तुअर दाल का प्रोडक्शन अच्छा हुआ था। जब प्रोडक्शन अच्छा तो सप्लाई भी अच्छा होना चाहिए, फिर ये प्राइसेस क्यों बढ़ रही है? तब ये समझ में आया कि बीच में जो व्यापारी थे, जो भी ट्रेडर थे ना, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, होर्डिंग, जमाखोरी करना शुरू कर दिया। फार्मर से सस्ते दाम में, प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो फार्मर से सस्ते दाम में तूर दाल खरीद ली और गोदाम के अंदर स्टॉक करके रख दी, मार्केट में रिलीज ही नहीं कर रहे। तब मार्केट के अंदर आर्टिफिशियल सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट हो गया, उसके कारण दाम बढ़ना शुरू हो गया, है ना। तो इससे इन्फ्लेशन हो रहा है। तो भारत सरकार ने क्या है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना के रखा था, तो तुअर दाल को उठाया, इस कानून के अंदर रख दिया अमेंडमेंट करके नोटिफिकेशन में। सो अब तुअर दाल इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आ गई, तब तुअर दाल की होल्डिंग करना बैन कर दिया। वहां पे एक पर्टिकुलर लिमिट लगाएगी, लिमिट के ऊपर अगर तुअर दाल दिखेगी गोदाम के अंदर, तब गोदाम मालिक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी वहां पे। इस तरीके से एंटी होल्डिंग कानून लाया गया, काम करता है। अब जब एंटी होल्डिंग मेजर से इंडिया के अंदर, तब कोई भी जमाखोरी नहीं कर सकता है। मतलब अगर अच्छा प्रोडक्शन हुआ है तो वो मार्केट में लॉन्च किया जाएगा वहां पे। मतलब ये जो बीच के ट्रेडर्स है जो जमाखोरी से अपना मुनाफा कमा रहे हैं, उनके ऊपर बैन लगेगा वहां पे। So this is how anti-hoarding mechanism will help to maintain supply into the economy of the product, and when supply is maintained, prices will be maintained into the economy. It has been largely effective in preventing hoarding by the wholesalers, traders, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, होल्डिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, मान लो $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। अब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज हो गया, तब आपने कहा रूपी डेप्रिशिएट हो गया। रूपी क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। भाई जब रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, जब 80 रुपए चला गया 50 रुपए से, तो 30 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे ना आपको। अगर मैं यूएसए से किसी चीज को इंपोर्ट कर रहा हूं, मान लो मैं मैंगो इंपोर्ट कर रहा हूं यूएसए से, अब मैंगो इंपोर्ट करने के लिए पहले 50 रुपए देने खर्च करने पड़ते थे, अब 80 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं मुझे। तो जब मैं 80 रुपए में मैंगो मंगवा रहा हूँ यूएसए से, तो इंडिया में उसको 90 रुपए में तो बेचूंगा ना, 10 रुपए प्रॉफिट निकालने के, है ना। जबकि जब 50 रुपए में मंगवाता था, अब 60 रुपए में उसको बेच रहा था। अब ये 60 रुपए का मैंगो इंडिया में 90 रुपए में हो गया, क्योंकि इंपोर्ट महंगे हो गए। सो बेस्ट वे, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करो। अब ये जो रुपया गिर रहा है उसको संभालना पड़ेगा, इसके लिए अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करेगा। तो वहां पे पब्लिक डेट एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट एजेंसी, आरबीआई, ये मिलके काम करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि डॉलर का सप्लाई बढ़ाया जाएगा मार्केट में। जब डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा, तब डॉलर के सामने रुपया इतना नहीं गिरेगा। मान लो 50 का 60 हो जाएगा, 80 नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 50 का 50 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास उतने डॉलर्स नहीं है। तो जब भारत सरकार डॉलर बढ़ाएंगी, तब एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज होने में मदद करेगा। जब यहाँ पे एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज होगा, मतलब 50 का 60 रहेगा, तब जो प्रोडक्ट है वो 70 रुपए में बेचा जाएगा ना, मतलब फिर भी 20 रुपए से सस्ता ही रहेगा इस एग्जांपल में। सो डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन को कम कर सकते हैं हम। जब डेप्रिसिएशन कम होगा, तब हम क्या करेंगे, वहां पे इन्फ्लेशन को कम करेंगे। ओके, तो दिस इज आवर एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट मॉनिटर्स एंड मैनेज द एक्सचेंज रेट टू इंश्योर कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब चीजें सस्ती रहनी चाहिए इन इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है, जब सब लोगों को यूनिवर्सली चीप रेट पे, सस्ते दाम पे फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेगी, फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेगी, तब उसको आप कहोगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे जनधन योजना। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन से कैसे इन्फ्लेशन में मदद होगी, तो सिंपल है ना भाई, इट विल चैनलाइज सेविंग्स इनटू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। दिस कैन रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी प्रेशर बाय प्रोवाइडिंग द स्टेबल सोर्स ऑफ फंड फॉर इन्वेस्टमेंट। जब इन्फ्लेशन होता है तब इन्वेस्टमेंट कम होती है, इन्फ्लेशन होता है तब इन्वेस्टमेंट कम होती है। लेकिन अगर बैंक के अंदर पैसा आते रहेगा, तो लोगों के द्वारा, तो बैंक के अंदर पैसा आते रहेगा,
जब बैंक में पैसा होगा तब बैंक वो पैसा इन्वेस्ट भी कर सकती है मार्केट में, तब इन्वेस्टमेंट का सप्लाई बना रहेगा इंडिया में। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब लोग बैंक में जाके अपना खाता खोल सके। जनधन अकाउंट के पहले ये काफी मुश्किल था, अब जनधन अकाउंट आ गया तब ये आसान हो गया। जनधन अकाउंट आने के बाद इंडियन इकोनॉमी में 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए हैं, मतलब उतनी सेविंग्स बढ़ गई, उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई ना इकोनॉमी के अंदर। तो उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या हो जाएगा, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई मेंटेन रहेगा, सप्लाई मेंटेन रहने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो दैट्स हाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन आल्सो हेल्प टू रिड्यूस inflationary tendency into the India. So guys, this is about the inflation. यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन का चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। आज हम यहीं पे रुकेंगे। इन्फ्लेशन के ऊपर जो है फिस्कल पॉलिसी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू।